Thank you very much. Who is support? Very good. रामविलास अध्यक्ष महोदय, Yeah. I have requested the Prime Minister should be here. ये विशेष अधिवेशन समाप्त होने जा रहा है। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के महोत्सव के अवसर पर आयोजित ये सम्मेलन सचमुच में, जैसा अन्य सदस्यों ने भी कहा, एक इतिहास का निर्माण कर गया है। इस सम्मेलन की सफलता के लिए अध्यक्ष महोदय, आप हम सबके बधाई के अधिकारी हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज आपका जन्मदिन है, इसलिए हमारी बधाई दुगनी हो जाती है। यह अधिवेशन आपकी परिकल्पना से हो रहा है। आपने पूर्व तैयारी की, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार कराया सचिवालय से, और मैं सचिवालय को भी आज धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके बाद यह अधिवेशन सफलतापूर्वक चलता रहा। 65 घंटे की चर्चा, अहोरात्र सदस्यों ने कई रातों के जागरण किए, रात्रि जागरण किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो रात को जागता है वो योगी होता है। क्या केवल टेलीविजन पर आने की इच्छा ने उन्हें रात भर जगाया? मैं ऐसा नहीं मानता। It's not right. सवेरे 4 बजे 5 बजे जब माननीय सदस्य के घर वाले भी निद्रा निमग्न थे, तो टेलीविजन पर बोलने का आकर्षण इतना मात्र पर्याप्त नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो गए। 14 अगस्त को आपने उसी ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उस 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जो कुछ हुआ था, उसका एक छोटा सा स्वरूप प्रस्तुत करके सदस्यों की राष्ट्रीय स्मृति को जागृत कर दिया। और 50 साल स्वाधीनता के पूरे होने बाद जो एक ऐतिहासिक क्षण आया है, उस ऐतिहासिक क्षण में भागीदारी की इच्छा ने सदस्यों को रात रात भर जागने के लिए और परिश्रम करके बोलने के लिए प्रेरित किया। भाषण सुनकर, सदस्यों के भाषण सुनकर ऐसा लगा कि हम अपने सभी साथियों की प्रतिभा से परिचित नहीं है। जो भी सदस्य आया तैयार होकर बोल रहा था, दस्तावेज के हवाले दे रहा था, आंकड़े उद्धृत कर रहा था और किसी न किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। जहां भारत की उपलब्धियों पर गर्व प्रकट किया जा रहा था, वहां विफलताओं का भी गहराई के साथ और कभी कभी आक्रोश के साथ उल्लेख हो रहा था। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई प्रेरक क्षण हो
स्फूर्तिदायी प्रसंग हो तो सदस्य अपने भाषण तैयारी के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को भूलकर, दलबंदी की दीवारों को लांघकर प्रभावी ढंग से उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। और हम जिस भागीदारी के लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं उसका आरंभ इस लोकसभा से कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने प्रस्ताव पेश किया था तो मेरे साथ सभी दलों और गुटों के नेताओं के नाम भी थे। 19 नाम थे और कुछ अखबारों ने इस पर भी टिप्पणी की है। मेरा प्रस्ताव निर्विकार था, निर्दोष था। उसमें केवल चर्चा का आह्वान था, किसी निर्णय की घोषणा नहीं थी। लेकिन वो प्रश्न ऐसे थे जो बुनियादी प्रश्न थे और मुझे खुशी है कि उन विषयों पर गंभीरता से, गहराई से चर्चा हुई है। हमने लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार किया है, आर्थिक व्यवस्था को चर्चा का विषय बनाया है, बुनियादी ढांचे की दशा पर चिंतन किया है और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई हैं और जो हमारी क्षमताएं हैं उनका भी विशद विवेचन किया है और मानव विकास की स्थिति पर भी अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। 65 घंटे की चर्चा के बाद देश हमसे आशा करता है कि हम जो इस चर्चा में आम सहमति के मुद्दे निकले हैं उनके बारे में कोई ठोस बात कहें, उसके बारे में देश के सामने कुछ स्पष्ट विचार प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, यहां आपका कार्यक्षेत्र शुरू होता है। सभी दलों के नेता आपसे मिलकर विचार विनिमय करते रहे हैं। विचार मंथन होता रहा है, अगर समुद्र मंथन नहीं तो विचार मंथन होता रहा है और यहां विष निकलने की कोई संभावना नहीं है। निकलेगा तो अमृत निकलेगा जो लोकतंत्र को जीवित रखेगा, लोकतंत्र को पुनरुज्जीवन देगा, प्रेरणा देगा। चर्चा में यह बात बार बार कही गई कि हमारी आजादी के 50 साल हो गए। भारत जैसे प्राचीन देश के जीवन में यद्य 50 साल का समय कोई लंबा समय नहीं होता, लेकिन 50 साल कोई कम भी नहीं होते हैं। और इन 50 सालों की उपलब्धियों पर जहां संतोष व्यक्त किया गया है, वहां जो हम नहीं कर पाए उस पर चिंता भी प्रकट की गई है, व्यथा को भी व्यक्त किया गया है। उस दिन केंद्रीय कक्ष में जब हम लोगों ने गांधी जी, नेहरू जी और नेताजी का संदेश उनकी अपनी आवाज में सुना, बहुत से सदस्यों के लिए एक नया अनुभव था, एक प्रेरणादायी क्षण था। गांधी जी ने कहा था कि हमें सब की आंखों से आंसू पोंछना है। लेकिन नेहरू जी को राजकाज संभालना था। नेहरू जी व्यवहारवादी थे। उन्होंने गांधी जी की इस बात को नहीं दोहराया कि हमें सबकी आंखों से आंसू पोंछना है। उन्होंने कहा कि ये हमारा संकल्प है, हम सबकी आंखों से आंसू पोंछना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं ये संकल्प पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं ये भाव समझता हूं कि हमें बहुतायत लोगों की आंखों से आंसू पोंछना है।
लेकिन ये बात नेहरू जी की 50 साल पहले थी। ये 50 साल बीत गए। इसमें प्रगति की दौड़ में हम क्यों पिछड़े, इस पर सदन में चर्चा हुई है। सारे देश में एक बहस हो रही है। मैं मानता हूं बहस में भाग लेने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रात रात भर जागने वाले हमारे संसद सदस्यों का योगदान दिखाई नहीं देता और आधी रात में कुछ खाली पड़ी बेंचों की ओर उनकी नजर जाती है। पत्रकार स्वतंत्र है, लेकिन सामान्य समय में भी कभी कभी कोरम की कमी हो जाती है, घंटी बजाना पड़ती है। लेकिन जिस तरह से सदस्य अपने स्थान पर बैठकर रात भर प्रतीक्षा करते रहे, वो एक अनोखा दृश्य है और वो लोकतंत्र की सजीवता को प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से विचार प्रकट किए गए। मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सभी भाषणों को, और उनमें ये भाषण भी शामिल हैं जो अभी सभा पटल पर रखे जा रहे हैं, उनको गहराई से उन भाषणों की छानबीन की जाए। सरकार को तो जितना समय मिलना चाहिए था, सरकार सदन में उपस्थित नहीं रही। मंत्री थे, कुछ मंत्री थे, मगर सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री की व्यस्तता तो मैं समझ सकता हूं, उन्हें देश विदेश दोनों की चिंता करनी है, मगर बहुत से सदस्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सदन में आ सकते थे, बैठ सकते थे, सुन सकते थे, कुछ मुद्दे नोट कर सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। कुछ मंत्री जरूर आए जिन्हें भाषण देना था, वो भाषण देकर चले गए। दूसरे के भाषण को सुनने की उन्होंने ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की। हाँ, गृह मंत्री हमारे जरूर एक दिन अपनी ध्यान मुद्रा को तोड़कर सदन में आए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई एक घोषणा पर अपने विचार प्रकट किए। जब सदन राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा कर रहा था, किस तरह से अपराधीकरण का राहु हमारे लोकतंत्र को ग्रसने के लिए आगे बढ़ रहा है, जब इस पर प्रकाश डाला जा रहा था, तब चुनाव कमीशन ने घोषणा की। चुनाव कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, चुनावों का संचालन उसका दायित्व है। हम तो भाषण करने तक अपने को सीमित रखते हैं, आचरण उनका क्षेत्र है। अब अगर उन्होंने कोई घोषणा की थी तो उस पर जरूरी नहीं था कि गृह मंत्री महोदय वह भी अपने व्यक्तिगत हैसियत से उस पर टिप्पणी करते। चुनाव कमीशन का निर्णय अगर कानून सम्मत नहीं है, कोई भी नागरिक उसे जाकर चुनौती दे सकता है और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस चुनौती को सुनने के लिए तैयार होगा, प्रस्तुत होगा। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या इस रूप में व्यक्त होनी चाहिए थी? मैं देख रहा था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के जो प्रावधान हैं, 51 के उसमें चुनाव कमीशन ने जो कुछ कहा है वो उसके साथ असंगत नहीं है। ये ठीक है कि किसी को अगर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा तो फिर सभी बातों पर विचार करना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करना पड़ेगी, अपराधी कौन है, और इसकी व्याख्या की है हमारे कानून में। लेकिन इस संबंध में इलेक्शन कमीशन तो जो कानून है उसकी व्याख्या कर सकता है, उस कानून को व्यवहार में ला सकता है। कानून बनाना हमारा काम है और इलेक्शन कमीशन कानून बनाने के हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता। लेकिन देश में ये भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कोई तर्कसंगत और प्रभावी कदम उठाना चाहता है और राजनीतिक नेता उसमें बाधक बन रहे हैं। इस तरह की भावना पैदा हुई है और उससे बचने की आवश्यकता थी।
इस चर्चा में चुनाव सुधार पर गहराई से विचार विनिमय हुआ है। लोगों ने अपनी बात कही है, गंभीरता के साथ कही है, और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे, प्रस्ताव पर तो नहीं, लेकिन जब इस चर्चा की समाप्ति पर जब भाग लेंगे तो वो इस बात पर भी अपने विचार प्रकट करेंगे कि जो चुनाव में चुनाव के बढ़ते हुए खर्चे के बारे में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ है, सरकार का क्या चिंतन है। पब्लिक फंडिंग का सुझाव दिया गया है, अधिक धनराशि आवश्यक नहीं होगी, लेकिन उस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। राजनीति का अपराधीकरण और सार्वजनिक जीवन में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे हैं जिन पर सारा सदन एक राय का है। भ्रष्टाचार पर कोई पर्दा डालना नहीं चाहता। सरकार के बारे में भी मैं मानता हूं कि, और प्रधानमंत्री जी ने तो सत्याग्रह की बात कही है। ये बात अलग है कि कौन सत्याग्रह करे, किसके सामने सत्याग्रह करे। श्री निखिल चक्रवर्ती ने एक लेख लिखा है, प्रधानमंत्री के वो मित्र हैं और प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अजीबो गरीब सुझाव दिया है कि सत्याग्रह करो। क्या प्रधानमंत्री के सामने सत्याग्रह किया जाए? मेरे मित्र जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ये मामला उठाया था, और सत्याग्रह में तो कानून तोड़ने की भावना निहित होती है। क्या कानून तोड़ने की प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री स्वयं इस सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे तो क्या पद छोड़ने का विचार कर रहे हैं? ये भी टिप्पणी की गई है, ये मेरे अपने शब्द नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार एक सर्वग्रासी हो रहा है। हम उसका लाल किले पर उल्लेख करते या न करते, राष्ट्रपति महोदय उसकी चर्चा न करते या न करते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि इसकी लाल किले पर चढ़कर घोषणा करने की जरूरत नहीं थी, मगर मैं समझता हूं इस पर आप चुप कैसे रह सकते हैं? ये सारे देश के जीवन को त्रस्त करने वाली समस्या है। मैं टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देख रहा था, कदम कदम पर किस तरह से लोग रिश्वत देने के लिए मजबूर होते हैं, इच्छा से नहीं देते। और इसलिए लोगों से ये कहना कि तुम रिश्वत मत दो तो रिश्वत बंद हो जाएगी, ये कहना चाहिए। रिश्वत लोगों को देना नहीं चाहिए, लेकिन रिश्वत देने की जरूरत न पड़े इस तरह की व्यवस्था करना हमारे राजनेताओं का काम है, हमारे जो शासन चलाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जो मुकदमे पड़े हैं वो जल्दी तय हों, इसकी व्यवस्था होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री के सचिवालय में अगर जांच एजेंसियों द्वारा ऐसे मामले भेजे गए हैं जिनमें मुकदमा चलाने की या चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त मांगी गई है, तो उनका निरीक्षण करके तत्काल फैसले होना चाहिए। विलंब दिखाई नहीं देना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, ये केवल भाषण से प्रकट नहीं होना चाहिए, यह आचरण से प्रकट होना चाहिए। कथनी से नहीं, करनी से लोगों को प्रमाण मिलना चाहिए। कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। अपराधीकरण को रोकने के लिए भी चुनाव कमीशन से चर्चा हो सकती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें रास्ते निकालने की आवश्यकता है। अगर 2-4 व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है तो जहाँ तक संभव हो अधिकारों का हनन न हो, इसकी चिंता की जानी चाहिए। मगर उनके अधिकारों की हनन की चिंता करते हुए हम सारे राष्ट्र को रोगग्रस्त हो जाने दें, ये ठीक नहीं है। आवश्यकता है कठोर कार्रवाई की, लोगों के खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने की। अध्यक्ष महोदय, जब इस देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही थी, चर्चा बहुत अच्छी हुई और हमें आदरणीय नरसिंह राव जी के भाषण को सुनकर थोड़ा सा सुखद आश्चर्य हुआ।
वो नई अर्थनीति के प्रवर्तक हैं। लिबरलाइजेशन का आरंभ उन्होंने किया। उस दिन उन्होंने इतने शब्दों में तो नहीं कहा, मगर उन्होंने जो सुझाव रखे, जिस तरह से चर्चा करके अपनी बात कही मंथन के द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी ये भाव पैदा हो रहा है कि जिस ढंग का अब लिबरलाइजेशन चल रहा है उससे भारत का कल्याण नहीं होगा। छोटे उद्योगों को बचाना, छोटे उद्योगों को पनपाना, स्वरोजगार की योजना का विस्तार करना और वो छोटे पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देने से ही हो सकता है। उसके लिए आवश्यक वातावरण बनाने की जरूरत है। अभी तो वातावरण छोटे उद्योगों के खिलाफ बनाया गया है। विदेशों से प्रतिनिधिमंडल आते हैं, मुझे भी मिलते हैं। मल्टीनेशनल वाले खुलेआम कह रहे हैं कि इस देश में छोटे उद्योगों के द्वारा साधनों की क्षति हो रही है, छोटे उद्योगों द्वारा धन का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए युग में छोटे उद्योगों की क्या उपयोगिता है। उपयोगिता हम लोग समझते हैं। जो मैंने परसों बात कही, 5 साल पहले जब से हमने उदारीकरण की नीति शुरू की थी, उस जमाने से ही, उस दिन से ही, उस क्षण से ही मैं कहता आया हूँ, बार बार कहता आया हूँ, और इसका प्रमाण मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपका कहना ही पर्याप्त है। लेकिन आपके द्वारा संचालित सरकार की नीतियों से जो धारणाएं बनी, उन धारणाओं का निराकरण भी बहुत आवश्यक है। ये भी चर्चा में तुलना की गई चीन की और भारत की। ये कहा गया कि चीन हमारी तुलना में ज्यादा आगे बढ़ गया है, कुछ क्षेत्रों में जरूर आगे बढ़ा है, लेकिन चीन और भारत की तुलना करते समय हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो भी प्रगति की है वो लोकतांत्रिक ढांचे में की है, जबकि चीन की व्यवस्था अलग है, चीन की प्रणाली अलग है। चीन स्वतंत्र है अपनी व्यवस्था का चुनाव करने के लिए, लेकिन जब हम उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस पक्ष से हम अपनी दृष्टि ओझल नहीं कर सकते कि हमने सीमाओं के भीतर रहकर मानवाधिकारों की मर्यादा के अंतर्गत प्रगति करने का प्रयास किया। यद्यपि उस प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन जब चीन से हम तुलना करें तो ये पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिए, और उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। वैसे नियम के अनुसार तो प्रधानमंत्री पहले बोलते और फिर बाद में मुझे कुछ कहने का मौका मिलता तो शायद चर्चा का रंग अलग होता। लेकिन एक लाभ है कि मैंने जो कुछ कहा है उसका भी प्रधानमंत्री को उत्तर देने का अवसर मिलेगा। जिस वातावरण में ये चर्चा हुई है, ये वातावरण सचमुच में टिकाने लायक है, स्थायी करने लायक है। मैं जानता हूँ ये ज़्यादा टिकेगा नहीं, ज़्यादा स्थायी नहीं होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन हम एक नया आरंभ कर रहे हैं, एक शुभ आरंभ कर रहे हैं, और गलतियों को ठीक करके और फिर से आरंभ करने में कभी ज़्यादा विलंब नहीं होता। वो समय की पुकार के अनुसार होता है। मेरे सुझाव को व्यापक समर्थन मिला है, मैं सब दलों के नेताओं का आभारी हूँ। प्रश्नकाल में उपद्रव नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि और काल में उपद्रव हो सकता है, लेकिन प्रश्नकाल चलते रहने देना चाहिए। और मेरे मित्र सोमनाथ चटर्जी देखते रहे कि हम किस तरह से पहले से प्रश्नकाल चलता रहे, इसकी चिंता करते रहे, लेकिन आप एक राय बनी है। और दूसरा यह कि कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है। चतुरानंद जी ने कहा कि कुएं में यही कूदना क्या जरूरी है, और जगह भी कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है। सचमुच में नेकी करो कुएं में डाल, मगर अब कुएं हैं कहाँ? अब तो नल रह गए हैं, और नल को पकड़कर आप बहुत दूर नहीं जा सकते। अपनी सीट पर खड़े होकर
प्रभावी बात कही जा सकती है अगर सदस्य उसी तरह से तैयारी करके आए जितनी पिछले 5 दिनों में तैयारी करके आए थे और मन लगाकर बैठें। और इसके लिए सरकार का भी अधिक संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। सरकार प्रतिक्रिया देने में देर न करे, सरकार जन पीड़ा के निराकरण में विलंब न करे। और ये भी जरूरी है कि जो पीछे बैठने वाले हैं, उस दिन ये सुझाव भी दिया गया था, जो पीछे बैठने वाले हैं उनको समय दिया जाना चाहिए। हम लोग आगे बैठने वाले ये समझते हैं कि सारी बुद्धिमत्ता हम ही ने एकत्र कर ली है। देखिए, पीछे बैठने वालों की चिंता करना चाहिए और उनमें प्रतिभाएं हैं, परिश्रम करके मेंबर आते हैं। और कुछ भाषण तो सुनकर मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि ये रत्न अभी तक कहाँ छुपे हुए थे। मगर इसके लिए अध्यक्ष महोदय आपको विशेष अधिवेशन का आयोजन करना पड़ा और स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की प्रतीक्षा करना पड़ी। अब इस काल में हमने जो सबक सीखे उनका हम आगे उपयोग करें, सदन को अच्छी तरह से चलाएं और देश में भी राष्ट्रीय समस्याओं पर एक आम सहमति विकसित करने का जो हमारा विचार है उसको मूर्त रूप दें, उसको ठोस रूप दें। केवल कहना काफी नहीं है, उस पर आचरण करें, व्यवहार करें। और अगर आम सहमति पर कुछ राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक राय बनती है तो फिर संकट के समय सारे राष्ट्र को एक झंडे के नीचे खड़ा करके और सब संकटों का मुकाबला करने वाली विजिगीष वृत्ति को भी जागृत किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।